मैं डॉक्टर विजय शर्मा नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन के पद पर कार्यरत हूँ। सबसे मुख्य सिम्टम आर्थराइटिस का होता है दर्द, पेन। पेन की कंप्लेन लेकर वो अपने डॉक्टर के पास जाता है। ये पेन शुरू में एक्टिविटी रिलेटेड होता है, या तो उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है या फिर किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में दिक्कत होती है। लेकिन जैसे जैसे आर्थराइटिस की स्टेज बढ़ती जाती है, ये पेन परसिस्टेंट हो जाता है और रेस्ट पेन में भी कन्वर्ट हो जाता है, नाइट पेन में भी कन्वर्ट हो जाता है, और पेशेंट को ना लेटने में आराम मिलता है, ना रेस्ट करने में आराम मिलता है, और वो इसके लिए एक बहुत ही पीड़ादायक स्थिति हो जाती है। अब आर्थराइटिस को डायग्नोस करने के कुछ तरीके होते हैं जिससे हम आर्थराइटिस को भी डायग्नोस कर सकते हैं और आर्थराइटिस की वैरायटीज़ भी पता कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत ही सिंपल एक्सरे के साथ डायग्नोस किया जा सकता है। एक्सरे में कुछ चेंजेस आते हैं जिससे पता पड़ जाता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। एक्सरे में जो क्लासिकल चेंजेस होते हैं, जॉइंट स्पेस की नैरोविंग, जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं कि जोड़ का गैप कम हो गया है, जॉइंट स्पेस की नैरोविंग हो जाती है। वो जॉइंट स्पेस की नैरोविंग इसलिए हो जाती है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि आर्टिकुलर कार्टिलेज और उसको बोन के बियरिंग सरफेस के बीच की जो गद्दी होती है, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है और जिसकी वजह से जॉइंट स्पेस एक्सरे में विजिबल होता है, वो वॉर्न आउट हो जाती है और उसकी वजह से जॉइंट स्पेस की नैरोविंग हो जाती है। आगे की स्टेज में बोन की ग्रोथ होने लग जाती है, जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन कहते हैं, वो बनने लग जाते हैं। जॉइंट सरफेस के नीचे सिस्ट बनने लग जाती है, और उसके बाद और अगर आगे की स्टेज में चला जाए तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स डेवलप होने लग जाते हैं, जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी या बोन के डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। मेजॉरिटी केसेस में और कोई ज़्यादा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ टेस्ट में जैसा गठिया है या कोई और डिजीज है तो उसमें कुछ खून की जांचों से आर्थराइटिस के प्रकार के बारे में पता लगाया जा सकता है। हम ट्रीटमेंट पार्ट को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑपरेटिव ट्रीटमेंट और एक होता है नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। शुरुआत की स्टेज में नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इंडिकेटेड होता है। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट को हम फिर से दो में डिवाइड कर सकते हैं, फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें मरीज को दवाइयाँ नहीं देते हैं और उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोला जाता है। पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी है। आप पेशेंट को वेट कम करने के लिए बोला जाता है, उसको कुछ फिजियोथेरेपी या मसल की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइज सिखाई जाती है। इस एक्सरसाइज से जॉइंट की सराउंडिंग मसल्स मजबूत हो जाती हैं और जॉइंट की मसल्स मजबूत होने से जॉइंट की बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ने से जॉइंट स्टेबल हो जाता है, और एक बार जॉइंट की अगर स्टेबिलिटी अच्छी हो जाए तो उसका फर्दर डैमेज या फर्दर वियर स्लो डाउन हो जाता है। अगर एक लिमिट के बाद इन नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद भी मरीज़ को आराम नहीं मिलता है तो फिर हम लोग या ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिशनर या आपका जनरल प्रैक्टिशनर आपको कुछ मेडिसिन देता है। वो मेडिसिन में पेन किलर भी होती हैं, कुछ फार्माकोलॉजिकल एजेंट जैसे ग्लूकोसामिन है, डाइसिरिन है, ये आपको दिए जाते हैं। कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए दर्द की एनाल्जेसिक जेल्स होती हैं, वो दी जाती हैं, और कई दफ़े स्टेरॉयड के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। ये सब इनिशियल स्टेज के लिए ठीक है, और इससे मरीज़ को बहुत कुछ फ़ायदा हो जाता है और वो बहुत लंबा समय निकाल लेता है। अगर इस इलाज के इन मॉडलिटीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता है या मरीज़ की अवस्था इस स्टेज पर चली जाती है जिसके लिए ये जो मॉडस ऑपरेंडी हैं वो फ़ायदेमंद नहीं होते हैं, तो कुछ छोटी सर्जरीज़ होती हैं जो फ़ायदेमंद होती है। जैसे आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइडमेंट होता है। आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइडमेंट में एक छोटे दूरबीन के द्वारा जॉइंट को पूरा वॉश कर दिया जाता है। जॉइंट के अंदर जो डेब्रीज होते हैं, जो वॉर्न आउट डेब्रीज होते हैं, जो जॉइंट के वियर की वजह से जॉइंट के अंदर जमा हो जाते हैं और जॉइंट में डैमेज करने लग जाते हैं, उसको साफ़ करके निकाल दिया जाता है, जॉइंट को लवास कर दिया जाता है। और जॉइंट के अंदर जो भी कुछ छोटे मोटे टीयर पड़े रहते हैं, उन टीयर को पोर्शन को निकाल दिया जाता है। तो इसके बाद मरीज़ कंफर्टेबल हो जाता है और उसको एक रीज़नेबल पीरियड तक वो पेन फ्री रह जाता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है ऑस्टियोटोमीज़। ऑस्टियोटोमीज़ का मतलब होता है बोन को काट के उसका अलाइनमेंट चेंज कर दिया जाता है। शुरू की अवस्था में जब जॉइंट का एक पार्ट ही इन्वॉल्व होता है, जॉइंट पूरा इन्वॉल्व नहीं होता है, तो जिस पार्ट
में बोन पे वेट पड़ता है, उस पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उस पार्ट पे दर्द होना शुरू हो जाता है। इस ऑस्टियोटोमीज में हम बोन को काट करके उसका एक फिक्स अमाउंट का वेज निकाल लेते हैं, जिससे बोन का अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं। बोन का अलाइनमेंट चेंज करने से फ़ायदा ये होता है कि जो लाइन ऑफ वेट बेयरिंग होती है, जो डिजीज्ड बोन के थ्रू जा रही होती है, जहाँ लोडिंग होने से जोड़ में दर्द हो रहा है, उस लाइन ऑफ वेट बियरिंग को शिफ्ट करके हम दूसरे ऑपोजिट पार्ट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पर जॉइंट डैमेज नहीं है। तो अब जॉइंट की लोडिंग उस पार्ट के थ्रू होने लग जाती है। आपने डैमेज पार्ट से ऑफ लोडिंग कर दी और नॉर्मल पार्ट से लोडिंग शुरू कर दी, तो जोड़ का दर्द खत्म हो जाता है। ये एक बहुत अच्छा ऑपरेशन है। जैसे हाई टिबियल ऑस्टियोटोमीज या प्रॉक्सिमल फिबुलर ऑस्टियोटोमीज, ये एक रीजनेबल 10-15 साल तक मरीज को पेन फ्री कर देते हैं। इसके बाद सर्जरीज आती है। अगर मरीज के एडवांस स्टेज में चला गया है, उसके जॉइंट में डिफॉर्मिटीज़ हो गई हैं और इस तरह की सारे मॉडलिटीज़ फेल हो गई हैं, तो फिर हम लोग जोड़ प्रत्यारोपण की सलाह देते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट की शुरुआत 1930 या 1940 से शुरू हो गई थी। तब से लेकर आज हम लोग जिस स्टेज पे पहुंचे हैं, तब तक इसके पीछे का गहन अनुसंधान, मेटल डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग का विकास, टेक्निक की समझ, बहुत सारी चीज़ों ने आज जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी को इस स्टेज पे पहुंचाया है कि आज ये माना जाता है कि चिकित्सा विज्ञान की पिछले 50 साल में जितने भी सर्जरीज ईजाद की गई हैं, उसमें नी रिप्लेसमेंट सबसे सक्सेसफुल सर्जरी मानी जाती है। नी रिप्लेसमेंट में जो जॉइंट की बेयरिंग सरफेस जो डैमेज हो गई है, उसका करीब 8 से लेकर 9 मिलीमीटर तक बोन को, डैमेज बोन को काट के उसको एक शेप दिया जाता है और उस शेप के ऊपर मेटल के अलॉयज़ की कैपिंग लगा देते हैं। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। एक फीमोरल पार्ट जो जांघ की हड्डी की बियरिंग पे लगता है, एक टिबियल पार्ट जो पैर की हड्डी के ऊपर वाले हिस्से की बियरिंग पे लगता है, और एक जो पटेला होती है, पाली की हड्डी बोलते हैं जिससे, उसके ऊपर प्लास्टिक के बटन लगता है। इन दोनों फीमोरल पार्ट और टिबियल पार्ट के बीच में हाईली क्रॉसलिंक पॉलीथिलीन का स्पेसर बनता है, जो उसके बीच के गैप को मेंटेन रखता है। आज की जो मेटल डिज़ाइन, टेक्निक और अप्रोच है, उसके हिसाब से इसकी आउटकम बहुत ही अच्छे हैं और आर्थराइटिस से पीड़ित मरीजों के लिए ये एक तरह से वरदान सर्जरी है। इस सर्जरी को कराने के बाद मरीज़ पूर्णतया दर्द रहित हो जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है और पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान के साथ अपना वृद्धावस्था गुजारने के लायक हो जाता है। अब बात करें कि जो रोज़ नए नए जो विकास हो रहे हैं, कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी, रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, ये डे बाय डे आपको एक नए माइलस्टोन्स बनाते जा रहे हैं इस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के क्षेत्र में।